Hello friends, how are you all? I hope that you all will be fit and happy. So today we will start क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, एंड व्हाई डू वी नीड टू ग्रो क्रॉप्स, हमको क्रॉप्स ग्रो कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, एंड व्हाई डू वी नीड फूड, हमको भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, और इसको एक वैश्विक स्तर पे, विश्व के स्तर पे ये इतना जरूरी क्यों है क्रॉप्स को ग्रो कराना। तो इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसके बारे में कि क्या होता है क्रॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स। सो क्रॉप्स कैन बी डिफाइंड एज, क्रॉप को डिफाइन किया जा सकता है सेम काइंड of plants grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। किसी विशेष एक प्रकार का जो पौधा होता है अगर लार्ज स्केल पे किसी सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाता है तो डेट वन इज कॉल्ड द क्रॉप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप। सो व्हाई डू वी नीड टू ग्रो क्रॉप, हमको जरूरत क्यों होती है कि हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कराएं। Dear students, you know that on the earth there are different types of the living organisms. Some living organisms have ability to make their own foods. कुछ ऐसे living organisms होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, and that one is called the autotrophs, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, autotrophs। Autotrophs means all the green plants have ability to make their own food। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उनमें क्षमता होती है कि वो अपना भोजन स्वयं से बना सकें। विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट द प्लांट्स हैव द क्लोरोफिल, दे ट्रैप द सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे मेक देयर ओन फूड। मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। मीन्स फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस through which all the plants are able to make their food, all the green plants are able to make their foods, while the other organisms, जबकि ऐसे जीव that cannot make their own food, जो अपना भोजन नहीं बना सकते, they are called the heterotrophs, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, heterotrophs। इसमें सभी जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। मीन्स वो अपना भोजन नहीं बना पाते, वो अपना भोजन लेने के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। दे डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर टेकिंग देयर फूड। सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट ऑल एनिमल्स नीड फूड फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज। जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं, जो टास्क होते हैं, उनको करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। सो फूड इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग एनर्जी, फूड की ज़रूरत होती है उनको एनर्जी लेने के लिए, एंड दैट फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम द एनिमल्स। तो हम लोग जो सोशल एनिमल हैं, सोशल एनिमल एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स एक ही जगह पे ऐसे क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं जिससे कि सारी आवश्यकताएं हमारी ह्यूमन बींग्स की पूरी हो सके। वी नीड एनर्जी फॉर रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, स्टिमुलेशन मीन्स रिस्पॉन्ड टू देयर आवर इन्वायरमेंट। हमको इन सभी के लिए, जैसे कि हमारा भोजन का जो पाचन होता है इसके लिए, जो रेस्पायरेशन होता है, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए, और जो स्टिमुलेशन होता है, जो हम रिस्पॉन्ड अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, इन सभी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एनर्जी आता है वो कहाँ से आता है, फूड से। सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स आर देयर। अगर हम अपने
इंडिया में देखें तो हमारा जो इंडिया है इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जगह जगह, ये वास्ट कंट्री होने के नाते जगह जगह इसका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होता है और यहाँ का जो रेनफॉल है वो अलग होता है, यहाँ का टेक्सचर अलग है, टेम्परेचर अलग है, जगह जगह का ये सब कंडीशन अलग अलग है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, ये जो भौगोलिक स्तर को देख करके हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो मेनली अगर हम क्रॉप्स को डिवाइड करें तो मेनली क्रॉप्स आर ऑफ द टू टाइप्स। क्रॉप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं रबी क्रॉप्स और दूसरे को बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, विंटर सीजन में, उसको हम लोग बोलते हैं रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स में ऐसे कौन कौन से पौधे आएंगे? तो रबी क्रॉप्स में जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं उसमें से वीट हो गया, वीट, मैज, पी, वीट, मैज, पी, ग्राम, एंड wheat, maize, pea, gram, and another one is the the rabi crops that are grown in the winter season। जो विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है उसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इसके जो कुछ फसल है वो वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, ग्राम, ये जो हम इस सीजन में ग्रो कराते हैं मोस्टली ये सब क्रॉप्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्रॉप इज द खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं दैट आर ग्रोन इन द समर सीजन, दैट वन इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। मीन्स ऑल द क्रॉप्स विच आर ग्रोन एलॉन्ग विद द पैडी। ऐसे क्रॉप्स जो पैडी के साथ, जो धान के साथ ग्रो किए जाते हैं वो सब किस में आते हैं? खरीफ क्रॉप्स में। जैसे कि पैटी हो गया, मैज हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया। तो दीज आर द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, मीन्स दे आर द खरीफ क्रॉप्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? In order to provide food for our growing population, we need to adopt certain agricultural practices। हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, अगर हम अपने देश की बात करें तो ये विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पे है चीन के बाद। तो इस हिसाब से इन सभी को फूड को प्रोवाइड कराना जो जिम्मेदारी होती है, जो मैनेजमेंट होता है, उन सभी को करने के लिए हमको आवश्यकता होती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 10,000 BC में पहले लोग क्या करते थे कि जो पीपल थे वहाँ के वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ द नोमैडिक? नोमैडिक मीन्स ऐसे पीपल जो भ्रमणकारी होते हैं, ऐसे पीपल जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं इन द सर्च ऑफ द फूड, शेल्टर एंड क्लाइमेट। और वहां से फूड और शेल्टर को लेने के लिए वो वहां के जो कच्चे फल होते थे, जो पेड़ की छाल होते थे और जो एनिमल्स होते थे, उन सभी लोगों का हंटिंग करते थे अपने भोजन के लिए। और फिर धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान को अपनी सुविधाओं के लिए ये लोग क्या किए, एक स्थान पे धीरे धीरे ठहरने लगे। ठहरने के बाद इन्होंने किसी विशेष प्रकार के पौधे को एक ही जगह पे ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद वहीं से प्रोडक्शन मीन्स वहीं से एग्रीकल्चर का धीरे माना जाता है कि तब से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हुआ, तब से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। मीन्स हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट जो 11वीं शताब्दी है तब से जो एग्रीकल्चर है इसका प्रोडक्शन मीन्स इसका प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर।
बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए, क्रॉप को उत्पादन करने के लिए, किसी भी फसल को उत्पादन करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो फार्मर्स होते हैं जब वो किसी भी क्रॉप्स को लगाते हैं तो कुछ प्रैक्टिसेस जो इन्वॉल्व होते हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और जो नेक्स्ट है वो सोइंग होता है, एंड द नेक्स्ट वन इज द एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स, एंड द नेक्स्ट वन इरिगेशन, नेक्स्ट protection from the weeds, and the next one is the harvesting, and next one is the storage. So these are the basic practices are involved for the crop production. तो हम सभी लोग इसके बारे में एक एक करके देखेंगे कि ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। डियर स्टूडेंट्स, जो फार्मर्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने मिट्टी की, जो खेत होता है, खेत की मिट्टी की तैयारी करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मिट्टी को तैयार करने का जो तरीका होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसानों का ये होता है कि जो मिट्टी है उसको टर्न करें, पलटे और उसको छोटा छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए वो फार्मर्स क्या करते हैं, मीन्स दे प्लाउ द फील्ड, वो फील्ड को जोतते हैं समय समय पे। और इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, वो खरपतवार होते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं। मिलने के बाद वो डेड हो जाते हैं, डेड और डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो डैट, आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं जो मिट्टी की ऊपरी सतह है केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही, उसमें ही क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से किया जा सकता है। मीन्स अगर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मीन्स जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो रिक्वायरमेंट होता है पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में है तो पौधों का ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो क्रॉप्स होते हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इसको मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए वो टीलिंग करते हैं, प्लाउइंग करते हैं। टीलिंग एंड द प्लाउइंग, टीलिंग एंड प्लाउइंग मीन्स ये होता है मीन्स टर्न ऑफ द सॉइल एंड लूजन इट। इसके बाद उसको जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद जरूरत पड़ने पे जो प्लैंक होता है, प्लैंक मीन्स जो हेंगा होता है, हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, उसको ऊपर से चलाते हैं, जिससे मिट्टी जो होता है वो भुरभुरी हो जाती है और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें मिल जाती है। और जो पोरसिटी होती है मिट्टी की वो बनी रहती है, पोरस हो जाते हैं, जिससे उसमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर जाते हैं। और खास करके जो केचुआ होता है, अर्थवर्म, दैट वन इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड, वो भी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, जिससे कि वो जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको मीन्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करने के लिए, मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसमें कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। पहले तो क्या हुआ करता था कि जो फार्मर्स हुआ करते थे वो हल की सहायता से, मीन्स कुछ इम्प्लीमेंट जैसे कि हल हो गया और हो मीन्स प्लाऊ हो। अब मॉडर्न एज में देखा जाए तो जो ट्रैक्टर आ गए हैं, जो कल्टीवेटर आ गए हैं, उसकी सहायता से फार्मर्स अपने खेत की जुताई करवाते हैं और उनको उससे वो लाभान्वित होते हैं, जिससे ट्रैक्टर एक ऐसा साधन है जो कि कम समय में ज़्यादा कार्य करता है। नेक्स्ट बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इज द सोइंग। जो अगला बेसिक प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन में वो होता है सोइंग। सोइंग मीन्स बोना। सोइंग करने से पहले द फार्मर्स जो एक मेथड अप्लाई करते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ सीड होता है, सिलेक्शन ऑफ सीड वो सबसे पहले करते हैं। इसके लिए फार्मर्स मोस्टली क्या करते हैं, कुछ सीड को ले लेते हैं। सीड को लेने के बाद उसको एक बर्तन में
कुछ पानी भरा हुआ जो होता है उसमें सीड को डाल देते हैं, और वो सीड जो ऊपर की तरफ तैरने लगता है, मीन्स द सीड दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो हल्के होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं, मीन्स उसमें कुछ खराबी होता है, और जो हेल्दी सीड होते हैं उसका सिलेक्शन करते हैं फॉर द सोविंग। अब जो सोविंग होता है, सोविंग करने के क्या क्या तरीके पहले हुआ करते थे और अब हुआ करते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि सोविंग करने के लिए मोस्टली जो फार्मर्स होते थे वो कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे जो कि बहुत ही पुराने हुआ करते थे, पुराने ढंग से किया करते थे। वो क्या क्या हुआ करते थे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सोविंग करने के लिए फार्मर्स ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल का, मीन्स ट्रेडिशनल टूल का मतलब ये होता है पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि हमारा जो कंट्री था उसमें खास करके जो बैल होते थे और बैलों से हल मीन्स प्लाव को खिंचवाया जाता था। उसमें क्या किया करते थे जो फार्मर्स हुआ करते थे, मीन्स जब हल जोता जाता था तो जो कूड़े होते थे, जो क्यारियां बनती थी नीचे से, उसमें सीड को एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था, वहां से एक पाइप जाता था नीचे की तरफ और उसी में सीड को डाल दिया जाता था, और वो धीरे 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 एक करके एक प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस में वो चला जाता था, जिससे कि सोविंग हुआ करता था। अब मॉडर्न एज में देखा जाए तो जो कल्टीवेटर की सहायता से सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रैक्टर में कल्टीवेटर होता है, उसमें फनेल लाइक स्ट्रक्चर में सीड को डाल दिया जाता है, और इसके बाद वो जब ट्रैक्टर चलता है तो प्रॉपर डिस्टेंस में वो सीड को वो प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डेप्थ में गिराता चला जाता है, जिस प्रकार से इसका सोविंग होता है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से आप लोग मैन्योर के बारे में जानते हैं। मैन्योर एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो कि खास करके मैन्योर को फार्मर्स स्वयं अपने फील्ड में ग्रो करा सकते हैं। मैन्योर को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने कंपोस्टिंग का प्रोसेस इससे पहले पढ़ लिया है। कंपोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच द फार्मर्स कैन मेक फिट, जो गड्ढे होते हैं उसको खोद लेते हैं। गड्ढे में खोदने के बाद उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, खास करके जो एक्सक्रीटा होते हैं एनिमल्स को, उसमें डंप कर देते हैं, फेंकते हैं। फेंकने के बाद उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल जैसे ड्राई लीव्स हो गया और जो लेफ्ट ओवर फूड हो गए, मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसमें उस पर डंप किया जाता है। फिर इसके बाद कुछ माइक्रोब्स उस पर अटैक करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट में। और फार्मर्स जब इसको अपने फील्ड में ऐड करते हैं तो इसमें कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाती है, फील्ड में मिल जाती है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति मिट्टी की बढ़ जाती है और जो भी क्रॉप हम उसमें लगाते हैं उससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन होता है उस क्रॉप का। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकली प्रिपेयर्ड। ये केमिकली प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। इसको ऐड करने से हमको तुरंत रिजल्ट मिलता है। मीन्स जो भी चीज़ों को हम लोग अगर फील्ड में इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो हमको तुरंत रिजल्ट मिलता है। कुछ एग्जांपल जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, पोटास हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके जो पौधे हैं, क्रॉप्स है, क्रॉप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग टू द क्रॉप्स। क्रॉप को पानी देना। हमारे यहाँ क्रॉप को समय समय पे, मीन्स कैसा क्रॉप है, किस हिसाब का क्रॉप है, मीन्स वो रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, उसको कितना पानी चाहिए, मीन्स कितने समय उसको वाटरिंग करना पड़ेगा, इसकी बहुत ही जरूरी होती है। जैसे रबी क्रॉप में अगर हम खास करके बात करें, जो गेहूं होता है, वीट का जो फसल होता है उसको 3 या 4 पानी की आवश्यकता होती है। तो हमको वीट को एक रेगुलर इंटरवल में, अगर जैसे हमने सीड को सोविंग कर दिया है, सीड जर्मिनेट कर गया है और लगभग 20 से 25 दिन का, 20 से 21 दिन का जो समय होता है वो पहला पानी देना चाहिए। इसके बाद दूसरा पानी फिर इसी इंटरवल पे 20 से 25 दिन के बाद, फिर इसके बाद 20 से 25 दिन 30 दिन के बाद देना चाहिए, जिससे कि जो
क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छे से, उसका क्रॉप का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छे से होता है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होता है तो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो अच्छे से लगते हैं। जब फ्लावर्स अच्छे से लगते हैं तो सीड का भी फॉर्मेशन अच्छे से होता है। यानी हम कह सकते हैं मिला जुला करके कि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से होगा, मीन्स जो सीड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये प्रोसेस हो गया इरिगेशन का। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, इरिगेशन में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, हम अगर अपने भारत में देखें कि इरिगेशन की क्या क्या सुविधाएं हैं, तो भारत में हमारे यहाँ मुख्य रूप से अगर पहले देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ इरिगेशन के लिए खास करके जो पॉन्ड हुआ करते थे, जो रिवर्स हुआ करते थे, जो टैंक हुआ करते थे, उन स्थानों से पानी को पंप किया जाता था और उससे सिंचाई किया जाता था। जो वेल्स हुआ करते थे, तो कुछ हम लोग इसके बारे में, टूल्स के बारे में भी जो है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रेडिशनल इरिगेशन की सुविधाएं थी उसमें से मुख्य रूप से मोट हुआ करता था, चेन हुआ करता था, पंप हुआ करता था, ढेकली हुआ करता था और रहट। ये सब ऐसी सुविधाएं थी जिससे कि जो फार्मर्स होते थे वो अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। मोस्टली तो हमारे इंडिया में जो हमारा इससे पहले का जो फसल हुआ करता था वो मानसून बेस्ड था, मानसून पे आधारित हुआ करता था। लेकिन से फिर भी फार्मर्स कुछ तरीके भी अपनाते थे अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। मोट में क्या हुआ करता था कि रस्सा हुआ करता था, रस्से में कुछ इस प्रकार के वेसल को बांध दिया जाता था ताकि वो पानी नीचे से वेल से उठा सके। वो पानी में जाता था तो उससे खींच करके पानी को बाहर निकाला जाता था और नालियों से पानी को खेत में पहुंचाया जाता था। इसी प्रकार से अगर मॉडर्न इरिगेशन की अगर हम सुविधा देखें तो मॉडर्न समय में अभी इस समय किस प्रकार से सिंचाई की जाती है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स एक विशेष प्रकार का मशीन होता है, मीन्स वो पाइप के थ्रू जो फसल होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वो फव्वारे के रूप में उस फसल को, उस क्रॉप को वो इरिगेट करता है। और नेक्स्ट वन इज द ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि मोस्टली जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप के फसल के जो रूट होते हैं, जो रूट होते हैं उसमें इसको पाइप के थ्रू, जो पाइप जाते हैं नोजल के थ्रू, वो ठीक उसके वहाँ पे जो रूट होते हैं उसको वहाँ पे पानी जाता है जिससे कि जो क्रॉप्स होता है वो लाभान्वित होता है, मीन्स वो उसका इरिगेशन होता है। सो इन द नेक्स्ट अब हम ना अगला प्रोसेस पढ़ेंगे, बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। दैट वन इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीड्स क्या होते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोन along विद द डिजायर्ड प्लांट्स। जो डिजायर्ड क्रॉप के साथ जो भी अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। सो वीड्स आर नीडेड टू कंट्रोल्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजायर्ड प्लांट्स। जो डिजायर्ड प्लांट्स है उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसके लिए फिजिकल वर्क की जरूरत होती है। द फार्मर्स यूज खुरपी का इस्तेमाल करते हैं और मेथड का इस्तेमाल करके कुछ केमिकली मेथड के थ्रू भी, मीन्स फार्मर्स आल्सो यूज सम केमिकल मेथड सच एज स्प्रेइंग ऑफ सम वीडीसाइड्स। कुछ वीडीसाइड्स का, वीडीसाइड मीन्स केमिकल्स दैट इज यूज्ड फॉर किलिंग द वीड्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो फसल होता है वो डिजायर्ड क्रॉप होता है वो अच्छे से ग्रो करता है, जो अनडिजायर्ड क्रॉप्स होते हैं वो उसमें समाप्त हो जाते हैं। केमिकल मेथड में जैसे कि 2,4-D होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे क्रॉप का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होता है और अच्छे से जो ग्रेन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज द हार्वेस्टिंग। अब हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए हार्वेस्टिंग बहुत ही जरूरी प्रोसेस होता है। मीन्स क्रॉप को हमने ग्रो करा लिया है, अब उसको हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, कटिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल को काटना। फसल को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन्स कुछ जो सिकल होते हैं फार्मर्स मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, जो सिकल हंसिया होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडर्न एज में कुछ कल्टीवेटर की सहायता से भी, कुछ हार्वेस्टर की सहायता से भी अब जो फसल है उसको काटा जा रहा है। तो उसको
इस प्रकार से कटिंग करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें हार्वेस्टिंग के बाद वो होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, मीन्स थ्रेशिंग इज ए प्रोसेस इन विच द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। जो चाफ होते हैं उससे अलग किया जाता है, तो ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। अब ग्रेन्स अलग हो जाता है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसी में इन्वॉल्व होता है, वो होता है विनोइंग। विनोइंग इज ए प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल सच एज द हस्क, जो हस्क होते हैं या जो सॉइल होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, इसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लोइंग एयर। हवा के माध्यम से उसको रिमूव किया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द विनोइंग। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोसेस इज द स्टोरेज। अब हमारा फसल ग्रेन्स, हमारा जो अनाज है वो तैयार हो गया है, जो क्रॉप हमने प्रोडक्शन किया था वो तैयार हो गया है। वी नीड टू स्टोर इट। अब हमको स्टोर करने की जरूरत है, और जब जरूरत पड़ेगी मीन्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दैट पीपल दैट आर रिक्वायर्ड। जिसको जरूरत है फिर ये उसके पास जाएगा। तो स्टोरेज करने के लिए हमारे यहाँ मोस्टली क्या करते हैं, मीन्स सबसे पहले जो ग्रेन्स होते हैं ग्रेन्स को सुखाते हैं अच्छे से। जब वो सूख जाता है तो सूखने के बाद कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके, कुछ जो मेडिसिन होते हैं उसका इस्तेमाल करके, जो बड़े बड़े सैक्स होते हैं, सैक्स में और जो सिलोज होते हैं, बड़े बड़े जो टैंक होते हैं उसमें रखा जाता है, और उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं उसमें न लगे, उसमें मॉइस्चर न लगे, और जो पेस्ट जैसे रोडेंट्स हैं, जो चूहे हैं, उससे उनका बचाव हो सके, वो ताकि लंबे समय तक चले। और उसका जब रिक्वायरमेंट हो तो डेट कैन बी यूज्ड एज द फूड। ओके, थैंक यू।